नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास प्रकरण। समास प्रकरण में साथियों हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं और तत्पुरुष समास में हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के सभी भेदों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है समान अधिकरण तत्पुरुष, आज हम समान अधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन। तो आइए चलते हैं हम आज समान अधिकरण तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है साथियों समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन शुरू करते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास जिस समास के विभक्तियां क्या है, दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और यह समास केवल प्रथमा में होता है। किसमें होता है? केवल प्रथमा विभक्ति में होता है। इसके पहले हमने जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा था तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है प्रथमा में नहीं होता है, बाकी सभी विभक्तियों में होता है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सारी विभक्तियों में व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसीलिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, वह प्रथमा में केवल नहीं होता है। लेकिन हमारा जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है साथियों, यह समानाधिकरण तत्पुरुष समास केवल प्रथमा विभक्ति में ही होता है और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को जो है कर्मधारय समास भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहते हैं। तो आइए चलिए आप लोग जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 247 और 248 खोल लीजिए। तो समानाधिकरण तत्पुरुष में इसमें दिया है समानाधिकरण का अर्थ ऐसी वस्तु जिनके अधिकरण समान हो और वह बस कुछ नहीं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब क्या हो कि जिसका अधिकरण समान हो। अधिकरण का मतलब होता है आधार, कि जिसका आधार समान हो उसमें जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यानी जिस समास के दोनों पदों की जो विभक्तियां होती हैं वह समान होती हैं। यहाँ लिख देते हैं जिस समास की दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है या समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसमें हम उदाहरण के द्वारा एक समझा दे रहे हैं, जैसे कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः का जब हम विग्रह करेंगे साथियों तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा कृष्णः सर्पः। क्या होगा? कृष्णः सर्पः। कृष्ण सर्पः में समानाधिकरण तत्पुरुष समास है क्योंकि यह कह रहा जिस समास के दोनों पद की विभक्तियां समान हो। जैसे इसमें कृष्ण और सर्प 2 पद है और दोनों पदों की विभक्तियां समान कैसे होंगी? जब हम इसका विग्रह करेंगे। जब हम कृष्ण सर्पः का विग्रह कर दिए तो कृष्णः सर्पः हुआ। कृष्णः और सर्पः 2 पद है और दोनों पदों की समान विभक्ति है। कृष्णः में भी प्रथमा है, सर्पः में भी प्रथमा है। हमने क्या कहा कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है साथियों केवल प्रथमा में होता है। यह समास किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। प्रथमा विभक्ति में होता है।
तो जब कृष्ण सर्पा का विग्रह हुआ तो कृष्ण सर्पा हुआ। कृष्ण में भी प्रथमा है, सर्पा में भी प्रथमा है। कितने पद हैं? 2 पद हैं, कृष्ण और सर्प। तो कृष्ण सर्पा ये 2 पद हैं और दोनों पदों की विभक्तियां यहाँ समान है, इसलिए यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ और यह प्रथमा में होता है। तो कृष्ण सर्पा में प्रथमा विभक्ति, कृष्णा में भी प्रथमा और सर्पा में भी प्रथमा। और इसके पहले व्यधिकरण में हमने पढ़ा कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कहा जहां दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती हैं वहां व्यधिकरण तत्पुरुष समास हुआ था। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का जैसे उदाहरण था, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जैसे राजपुरुषः। राजपुरुषः 2 पद है, राजा और पुरुष का जब हम विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुरुषः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्ञः पुरुषः। अब इसमें दोनों पद है, 2 पद है, राज्ञः है और पुरुषः है। तो कह रहा व्यधिकरण में दोनों पदों की विभक्तियां असमान होती हैं। राज्ञः में कौन सा है? षष्ठी का एक वचन है। राज्ञः में षष्ठी का एक वचन है, पुरुषः में प्रथमा का एक वचन है। तो ये दोनों पद जो हैं असमान विभक्ति वाले हैं, यानी एक में षष्ठी है, एक में प्रथमा है, इसलिए यहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। और कृष्ण सर्पा में दोनों पद की जो विभक्तियां हैं वो समान है, इसलिए यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। और यह समास केवल किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में ही होता है। इतना आ गया होगा समझ में। अब आइए हम चलते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है इसको देख लेते हैं। तो समानाधिकरण आपके समझ में आ गया कि जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और यह समास केवल प्रथमा विभक्ति में ही होता है। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद, कितने भेद हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। यहां लिख लीजिए चाहे तो कि इसे कर्मधारय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय भी कहते हैं। आप अपने नोट्स में इस तरह से लिखिए कि जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और यह समास केवल प्रथमा विभक्ति में होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं। इस तरह से आप अपने नोट्स में जब नोट्स बनाइए, नोट्स लिखिए तो इस तरह से इसकी परिभाषा लिखिए। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद, तो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष के 4 भेद होते हैं और व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब समानाधिकरण के 4 भेद। 4 भेद कौन कौन है? पहले हम उस 4 भेदों को देख लेते हैं। तो समानाधिकरण के जो 4 भेद हैं उन 4 भेदों का पहले हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। तो पहला है विशेषण पूर्व पद। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। और दूसरा है उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। और है तीसरा क्या है? उपमानोत्तर पद। उपमानोत्तर पद।
उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास और विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। तो समान अधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? समान अधिकरण तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं। पहला कौन? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। और यहाँ समान अधिकरण तत्पुरुष समास के भेद या लिखे यहाँ कर्मधारय समास के भेद, दोनों सही है। समान अधिकरण को ही क्या कहा जाता है? यहाँ हमने लिख भी दिया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। समान अधिकरण तत्पुरुष समास को ही कौन सा समास कहा जाता है साथियों? कर्मधारय समास कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां समान हो वहां समानाधिकरण होता है, या केवल प्रथमा विभक्ति में होता है, इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। अब कर्मधारय समास को, समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहते हैं, तो समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद या कहिए कर्मधारय समास के भेद, तो 4 भेद होते हैं कर्मधारय समास के। कौन कौन से? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास और विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। 4 प्रकार के समास कर्मधारय समास होते हैं। अब हम एक एक भेद का क्रम से अध्ययन करेंगे। आप अपने नोट्स में पहले इसके 4 भेद लिखिए, फिर अब हम चलते हैं इसके एक एक भेद का अध्ययन करने। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहाँ कहाँ होता है, आइए चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास को पहले हम देखते हैं। पहला क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास क्या है? किसमें पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण पूर्व पद में क्या होता है कि इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है विशेषणम विशेष्य बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम है। विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये क्या है? सूत्र है। ये इसका सूत्र है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषणम विशेष्य बहुलम। और ये कहाँ है? पृष्ठ संख्या, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पृष्ठ संख्या 248 पे एकदम नीचे दिया है विशेषणम विशेषेण बहुलम। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय क्या है कि इसका पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी इसका पहला पद क्या होता है? इसका पहला पद इस समास का पहला पद क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है।
विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे इसके अंतर्गत दिया है कहाँ कहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होगा, तो जैसे उदाहरण में कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः का जो है क्या है कि इस समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो कृष्ण सर्पः में कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक कृष्ण है दूसरा सर्प है। तो कृष्ण क्या है? सर्प, सर्प विशेष्य है। सर्प क्या है? विशेष है। और सर्प की विशेषता क्या है? विशेषण का मतलब होता है उसकी विशेषता। तो सर्प की विशेषता क्या है कि कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला। सर्प विशेष है और उसकी विशेषता है कृष्ण यानी काला, तो काला सांप। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया? विशेषण हो गया या विशेषता हो गई इसकी। और सर्प क्या है? विशेष है। तो कृष्ण सर्पः में कौन सा समास हो गया? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। और इसका जब विग्रह होगा तो विग्रह हो जाएगा क्या? कृष्णः सर्पः, क्योंकि कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास का जो है केवल प्रथमा विभक्ति में होता है, इसलिए इसका जब विग्रह वाक्य हुआ तो कृष्णः सर्पः हुआ। कृष्णः में भी प्रथमा है और सर्पः में भी प्रथमा है। तो ये समास विशेषण पूर्व पद यानी इसका पहला पद विशेषण है, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, इसलिए इस समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। तो कृष्ण सर्पः में पहला पद कृष्ण जो है क्या है? विशेषण है और दूसरा पद सर्प विशेष्य है, इसलिए इसमें विशेषण पहले आया है, इसलिए इस समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। और जिसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, इसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। और एक में और उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में का विग्रह जब हम करेंगे तो नीलम उत्पलम करेंगे या नीलम चा तत् उत्पलम, ऐसे करेंगे। नीलम चा तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम कमत्पल यानी कमल का की विशेषता क्या है? नीला है, नीले कलर का। कमल की जो विशेषता है यानी कमल का जो विशेषण है वो कैसा है? नीला कमल है। नीले कमल को नीलोत्पल कहा गया है। तो नीलोत्पलम में उत्पल का जो विशेष है उसका विशेषण क्या है? नीला है। तो इसका विग्रह वाक्य हो गया नीलम चा तत् उत्पलम नीलोत्पलम या नीलम उत्पलम, दोनों विग्रह वाक्य सही होगा। नीलम उत्पलम भी लिख सकते हैं या नीलम चा तत् उत्पलम, अक्सर ये हर जगह देखने को मिलता है, तो ऐसे ही लिखिए नीलम चा तत् उत्पलम। नीला है जो वह कमल, तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है, तो नीला उसका विशेषण हो गया, इसलिए विशेषण यहाँ पहले आया है और विशेष से बाद में आया है, तो यह विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा नीलोत्पलम में। और एक उदाहरण दिया है इसमें रक्त कमलम। तीसरा उदाहरण क्या है? रक्त कमलम। रक्त कमलम में कमल क्या है? रक्त यानी लाल। रक्त कैसा होता है? लाल कलर का। तो कमल कैसा है? लाल है। तो कमल की यहाँ विशेषता क्या है? रक्त कमल है यानी लाल कमल है, तो रक्त इसका विशेषण हो गया। और कमल क्या है? विशेष है, इसलिए यहाँ विशेषण पहले आया है, विशेष से बाद में आया है। रक्त कमलम में रक्त विशेषण है पहले है और विशेष कमल जो है वो बाद में है। रक्त कमलम, ऐसा नहीं है कमल रक्तम, नहीं, रक्त कमलम आया है तो विशेषण पहले है, विशेष से बाद में है, इसलिए रक्त कमलम में भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रक्तम कमलम। क्या हो जाएगा? रक्तम कमलम।
रक्तम में भी प्रथमा ही है, क्योंकि नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं ना कमल के, तो कमल में रक्त में क्या है, नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा का एक वचन है। तो क्या हो गया, रक्त कमलम में, रक्त कमल का जो विशेषण है कैसा है, रक्त है, विशेषण पहले आया है और विशेष से बाद में आया है, इसलिए साथियों रक्त कमलम में विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। तो इस तरह से विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के 3 उदाहरण दिया गया है, जो कृष्ण सर्पः, नीलोत्पलम, रक्त कमलम। कृष्ण सर्पः में विशेषण सर्प का क्या है, काला है, तो विशेषण पहले आया है, विशेष से सर्प बाद में है, इसलिए कृष्ण सर्पः। नीलोत्पलम में भी नीला उत्पल, नीला जो है विशेषण है कमल का, तो विशेषण पहले आया, विशेष से बाद में आया है, इसलिए यहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। रक्त कमलम में भी वही है, लाल कमल, रक्त इसका विशेषण है, कमल विशेष से है, विशेषण पहले आया है, विशेष से बाद में आया है, इसलिए यहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। और इसका विग्रह ऐसे होगा, कृष्णः सर्पः, नीलम चातक उत्पलम, रक्तम कमलम, या नीलम उत्पलम, ये भी सही होगा, नीलम उत्पलम भी सही होगा। और इसका सूत्र क्या है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का, विशेषणम विशेषेण बहुलम। सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषेण बहुलम। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा समझ में, और जहां नहीं समझ में आए साथियों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका आंसर देंगे। फिर दूसरा नंबर है, दूसरा जो इस विशेषण कर्मधारय समास दूसरा कौन सा है, दूसरा है, अच्छा, कर्मधारय समास विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में एक सूत्र दिया है, एक सूत्र क्या हो, कौन सा सूत्र है, एक सूत्र दिया है किम छेपे, किम छेपे। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के अंतर्गत एक सूत्र आया है, बाबूराम सक्सेना की जो किताब है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, पृष्ठ संख्या 249 में एकदम नीचे पहला सूत्र है किम छेपे। किम छेपे सूत्र क्या कह रहा है, किम छेपे कह रहा है, किम शब्द का अर्थ जब खराब होता है या बुरा होता है तो, और बाद वाला शब्द संज्ञा होता है, तो वहां भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। किम छेपे सूत्र हमारा कह रहा है कि जब क्या होता है कि किम शब्द का अर्थ है, यहाँ किम दिया है, किम शब्द का अर्थ जब खराब होता है, बुरा होता है, और बाद वाला शब्द जब संज्ञा होता है, तो वहां भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। परिभाषा आ गई होगी समझ में आपके, किम शब्द का अर्थ जब खराब होता है या कहिए बुरा होता है, और बाद वाला शब्द जब संज्ञा होता है, तो वहां विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। किम छेपे सूत्र में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम उस उदाहरण को समझाते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे इसमें दिया गया है, किम छेपे सूत्र में कुछ उदाहरण हैं, जैसे किम पुरुषः, पहला है किम पुरुषः। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, किम का अर्थ जब खराब हो या बुरा हो और बाद वाला शब्द संज्ञा हो, तो वहां भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे इसमें उदाहरण इन्होंने दिया किम पुरुषः, अब यहाँ किम शब्द आया है और पुरुषः, अब किम शब्द का अर्थ खराब होगा तो इसका विग्रह वाक्य होगा कुत्सित पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, ये विग्रह वाक्य है। किम पुरुषः का विग्रह वाक्य होगा कुत्सितः पुरुषः। किम पुरुषः का विग्रह वाक्य क्या होगा, कुत्सितः पुरुषः। यहाँ किम शब्द का क्या अर्थ है, खराब, कुत्सित यानी खराब या बुरा पुरुष, और बाद वाला शब्द क्या है, संज्ञा है, पुरुष क्या है, संज्ञा है, बुरा पुरुष। तो
वहां भी क्या होता है, कौन सा समास होता है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। लेकिन आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, किस सूत्र से है, तो किम छेपे सूत्र से है। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया है किम देशः, किम देशः, किम देशः का भी विग्रह वाक्य वही होगा, कुत्सितः देशः। देश शब्द क्या है, संज्ञा है, और पहले वाला किम आया है, तो किम शब्द का अर्थ जहां खराब होगा तो विग्रह हो गया कुत्सितः का अर्थ क्या होता है, खराब देश या बुरा देश, तो कुत्सितः देशः हो गया। और तीसरा दिया है किम सखा, किम सखा का भी विग्रह वही होगा, कुत्सितः सखा, कुत्सितः सखा। और एक उदाहरण और दिया क्या है, किम प्रभु, किम प्रभु, किम प्रभु का कैसा होगा विग्रह, इसका भी विग्रह वही होगा, कुत्सितः प्रभु, किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु। बुरा राजा, किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु, बुरा राजा, खराब राजा। किम सखा, कुत्सितः सखा, बुरा साथी, बुरा मित्र या खराब मित्र। किम देशा, कुत्सितः देशा, बुरा देश या खराब देश। किम पुरुषा, कुत्सितः पुरुषा, बुरा पुरुष या खराब पुरुष। तो यहाँ किम शब्द का अर्थ क्या है, खराब या बुरा से लिया गया है। और बाद वाला जो शब्द है पुरुष, वो क्या है, यहाँ संज्ञा है, यहाँ देश संज्ञा है, यहाँ सखा संज्ञा है, यहाँ प्रभु संज्ञा है। किम प्रभु में प्रभु संज्ञा है, किम सखा में सखा संज्ञा है, किम देशा में देश संज्ञा है। और किम का अर्थ यहाँ खराब या बुरा से लिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा समास है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। तो किम पुरुषः, किम देशः, किम सखा और किम प्रभु में कौन सा समास हो गया साथियों, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। किम छेपे सूत्र हमारा यही कह रहा है, किम का अर्थ जब खराब या बुरा हो और बाद वाला शब्द संज्ञा हो तो वहां विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने 4 उदाहरण दिया, किम पुरुषः, किम देशः, किम सखा, किम प्रभु। इसका विग्रह वाक्य होगा कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः देशः, कुत्सितः सखा, कुत्सितः प्रभु। तो इसमें कौन सा समास है, इन चारों उदाहरणों में विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। इन चारों में कौन सा समास है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। अब अगला जो है और कर्मधारय समास का जो दूसरा नियम क्या है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अगला सूत्र हमारा है, अगला सूत्र क्या है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। अब उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास क्या कह रहा है कि जिसमें उपमान पहले हो और उपमेय बाद में हो, वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। कि जिस समास में क्या हो, जिस समास में उपमान, उपमान पहले और उपमेय बाद में हो, वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है।
उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में उपमान पहले आए और उपमेय बाद में हो वहां उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है, जैसे उदाहरण क्या है हमारा, जैसे है घनश्यामः, घनश्यामः। घनश्यामः का जब हम विग्रह करेंगे तो घन युव श्यामः क्या हो जाएगा, घन युव श्यामः। किसी व्यक्ति की या वस्तु की उपमा दी जा रही है, किससे, घन यानी बादल से। कैसा है बादल के समान, श्याम यानी श्याम रंग का है, सांवले रंग का है या काले रंग का है। बादल से उपमा किसी व्यक्ति की या वस्तु की दी जा रही है और वह व्यक्ति या वस्तु किस रंग का है कि घन के समान है यानी बादल के समान है। कैसा है, श्याम यानी श्याम रंग का, काले रंग का। तो इसमें सब पहले क्या आया है, इसमें पहले उपमान आया है और बाद में उपमेय आया है। उपमेय यानी श्याम, घन क्या है, उपमान है, उपमान है और उससे उपमा दी जा रही है किसी वस्तु की, जो जिस वस्तु की उपमा दी जा रही वह वस्तु यहाँ नहीं है बल्कि उसका गुण है। श्याम उसका क्या है, गुण है, उस वस्तु का गुण श्याम है। तो उस वस्तु की उपमा घन यानी बादल से दी जा रही है और बादल कैसा है, श्याम यानी सांवले रंग का, काले रंग का है। तो घन यू श्याम, बादल के समान श्याम यानी काला। तो यहाँ उपमान पहले और उपमेय बाद में आया है, इसलिए घनश्यामः में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। और इसी तरह से एक उदाहरण और है इसमें, चंद्र चंद्र आह्लादका, चंद्राह्लादकः है, चंद्राह्लादकः दिया है। चंद्राह्लादकः में क्या है, चंद्राह्लादका में भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है, क्योंकि जब हम चंद्राह्लादका का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या, चंद्र युव आह, क्या हो जाएगा, आह्लादकः, चंद्र यु आह्लादकः। तो चंद्र के समान क्या हो, आह्लादक, आह्लादक यानी खुश रखने वाला, प्रसन्नचित करने वाला, अच्छा लगने वाला, रोमांचित करने वाला। चंद्र के समान जो आह्लादक है यानी खुशी देने वाला है, खुश करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। तो कोई वस्तु है जो किसके समान है, चंद्रमा के समान खुशी देता है, मन को प्रसन्न करता है, प्रफुल्लित करता है। तो उस वस्तु का उपमा किससे दिया जा रहा है, चंद्रमा से, चंद्रमा से दिया जा रहा है। तो चंद्र यहाँ क्या हो गया, चंद्र यहाँ उपमान है और उसका गुण क्या है, आह्लादक है। तो चंद्र उपमान हो गया और आह्लादक उपमेय हो गया। तो चंद्र के समान आह्लादक, तो क्या हो गया यहाँ, चंद्र आह्लादक में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। यानी जिस समास में उपमान पहले आए और उपमेय बाद में आए वहाँ उपमान पूर्व कर्मधारय समास होता है। और विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा कि जिस समास में विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आता है वहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होता है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय में कि जिस समास में उपमान पहले आए और उपमेय बाद में आता है वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान है, तुलना नहीं, उपमा दी जा रही है, वह क्या है, उपमान है और श्याम उसका गुण है। तो घन क्या हो गया, उपमान हो गया और श्याम क्या है, गुण है। तो घन यू श्याम, बादल के समान काला। और चंद्र आह्लादका, चंद्रमा के समान आह्लादक, खुशी देने वाला, प्रसन्न करने वाला, चंद्रमा के समान आह्लादक। तो यहाँ चंद्र से उपमा दिया जा रहा है, यहाँ बादल से उपमा दिया जा रहा है। तो यहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय किसमें है, घनश्यामः में, चंद्र आह्लादका में।
इसका परिभाषा क्या है? जिस समास में उपमान पहले आए, पूर्व माने पूर्व पद यानी पहला पद उपमान हो और बाद वाला पद उपमेय हो, वहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। इसके अंतर्गत 2 उदाहरण है, घनश्यामः चंद्र आह्लादका। घनश्यामः का विग्रह वाक्य घनयू श्यामः, चंद्र आह्लादका का विग्रह वाक्य हुआ चंद्रयू आह्लादकः। तो आज की क्लास साथियों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप जब भी पढ़ने बैठिए तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को लेके बैठा करिए और अपने साथ नोट्स और पेन जरूर लेके बैठिए, और जो भी समास जैसे भी पढ़ाते हैं हम आप उसको नोट करके चलिए, तो आपका सारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और समास भी आसानी से धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं साथियों, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृत।